1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के 56,000 बच्चे। धामी सरकार 2.0 के पहले सत्र में पारित हुआ 21,116 करोड़ का लेखानुदान, सदन अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग को धामी सरकार की सौगात, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की बढ़ाई पेंशन, वृद्धावस्था के लिए अब पति और पत्नी दोनों को मिलेगा फायदा। सीएम धामी की पत्नी का फर्जी ऑडियो वायरल होने से मची खलबली, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जनता पर महंगाई की मार, राजधानी देहरादून में 100 रुपए पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ी तपिश, देहरादून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के आसपास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर लक्सर से है, जहां पर पुरकाशा हरिद्वार हाईवे पर जाम लगा है। किसानों के गन्ने के वाहनों से रोज लग रहा घंटों जाम। लक्सर से अहम खबर आपको बता दें, जाम पर स्थानीय व यात्रियों को हो रही परेशानी। शुगर मिल में जाने ट्रैक्टर ट्रॉली से लग रहा जाम। शुगर मिल में जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाम लग रहा है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जाम से स्थानीय व यात्रियों को हो रही है परेशानी। तो जाम लगने से स्थानीय व यात्रियों को हो रही है परेशानी। शुगर मिल में जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से लग रहा है जाम। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से जाम लग रहा है। लक्सर से खबर, पुरकाशी हरिद्वार हाईवे पर लगा जाम। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के गन्ने के वाहनों से रोज लग रहा घंटों जाम। तो किसानों के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जाम जो है वो लग रहा है। जाम से स्थानीय व यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शुगर मिल में जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है, जिसके चलते आम जनमानस को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लक्सर से खबर, पुरकाशी हरिद्वार हाईवे पर लगा लंबा जाम। और किसानों के गन्ने के वाहनों से रोज लग रहा है घंटों जाम। तो रोज यहाँ पर घंटों जाम लग रहा है और जाम से स्थानीय व यात्रियों को हो रही है बड़ी परेशानी। तो स्थानीय व यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुगर मिल में जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से लग रहा है लंबा जाम। और पुरकाशी हरिद्वार हाईवे पर लगा जाम। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुरकाशी हरिद्वार हाईवे पर लंबे जाम से हड़कंप मचा हुआ है। लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबे जाम के चलते लोग यहां पर परेशान हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादराबाद स्थित लोहा पुल के पास शिव कारोबारी ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवालिक नगर में एलसीडी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कारोबार करने वाले व्यापारी दीपक के द्वारा किसी बात को लेकर मनमुटाव के चलते नाराज होकर गंग नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसी दौरान राहगीरों के द्वारा उक्त व्यापारी को बचा लिया गया। व्यापारी के परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। दुकान में हुई कहासुनी को लेकर नाराज होने पर उनका दामाद दुकान से चला गया था और जिसको ढूंढते हुए वो लोग भी यहां तक पहुंचे। उनके आने से पहले ही राहगीरों के द्वारा व्यापारी को बाहर निकाल लिया गया था। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई को लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और आज रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाकर और हाथों में पंपलेट लेकर कर रहे महंगाई के विरोध के साथ कार्यकर्ताओं ने शहर में ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया है।
लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डोईवाला चौक पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर डबल इंजन की भाजपा सरकार को जमकर कोसा है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि ये किस तरीके से अच्छे दिन है जो सरकार बनते ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। कल यानी 1 अप्रैल से दवाइयां, बिजली, पानी के साथ टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करके किया है। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं गैस के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से जनता का खून चूसने का काम किया है। जनता ने भी जनादेश दिया है उत्तराखंड में कि बीजेपी की सरकार को जनादेश, बीजेपी की सरकार बनी है और उनको जब आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली कैबिनेट में ही जनता को महंगाई की तरफ धकेल दिया है। बिजली, पानी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सब चीज महंगे कर दिए हैं और सुनने में आ रहा है कल से लगभग 150 से 200 दवाइयां हैं जिनके दाम दुगने होने जा रहे हैं और टीवी, फ्रिज, कूलर और आप जो गाड़ी चलाते हैं सब चीज महंगी होने जा रही है। ये मैं अब इनको मतलब और कुछ ना कहते बधाई दूंगा कि जनता की ऐसी ही सेवा करते रहें, क्योंकि जनता बहुत जल्दी इनको सबक सिखाएगी। जनता इनको जनादेश देती है और उसके विपरीत काम करते हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि नदियों में उतना ही खनन होगा जितना नदी मानसून के दौरान उपखनिज लेकर आएगी। और कार्यवाहक चीफ जस्टिस कोर्ट ने अवैध और असंतुलित खनन पर दिनेश चंदोला की याचिका पर राज्य में केंद्र सरकार की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने अपने आदेश में रात में अवैध खनन के सघन निरीक्षण के आदेश देते हुए नाइट विजन ड्रोन कैमरे से निगरानी के आदेश दिए और साथ ही जिला स्तर पर खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दिया और कहा कि खनन, परिवहन, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिक भी टास्क फोर्स में रहेगा। और कोर्ट ने कहा कि साल में 4 बार सर्वे भी किया जाएगा कि कितना उपखनिज एकत्र हुआ है और उसी के अनुसार खनन की अनुमति होगी। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो उन इलाके के अधिकारी अवमानना का दोषी होगा। हर नदी का सर्वे होना है कि उसमें कितना मिनरल मटेरियल आया और कितना माइन किया जा सकता है और साथ ही इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को लेके भी उस गाइडलाइन में जो बिंदु दिए गए हैं उनका भी अनुपालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि टास्क फोर्स बनाई जानी है और अवैध खनन की रात्रि में नाइट विजन कैमरा से, ड्रोन कैमरा से जांच की जानी है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि जो भी इन माइनिंग इन्फोर्समेंट गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट लाई करेगी और वो एक्ट कंटेम्पचुअस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। क्या असर पड़ेगा इस पर जो माइनिंग में असंतुलित माइनिंग हो रही है नदियों में, जगह जगह पर खनन की क्षमता तय नहीं है और जो खासकर जलीय जीव होते हैं उनके बारे में माइनिंग में कोई ध्यान नहीं रखा गया। वो इस गाइडलाइन का अगर अनुपालन होगा तो वो भी सुनिश्चित होगा। इस गाइडलाइन का फोकस ही इस बात पर है कि जो रिवर साल भर में जितना उपखनिज बहाकर लाती है उससे अधिक खनन न किया जाए और एक संतुलित खनन हो। और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हरिद्वार ने विधायकों ने बिजली कटौती के साथ बिल भुगतान न करने पर किसानों के कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इस पर अलग से चर्चा नहीं हो पाई। भोजन अवकाश से ठीक पहले भगवानपुर विधायक ममता, राकेश विधायक फुरकान अहमद, अनुपमा रावत और रवि बहादुर नए नियम 58 के तहत बिजली कटौती का नोटिस देते हुए कार्रवाई रोकने की चर्चा की मांग की है। प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हमारे यहाँ प्रतिमा में भी बंदा बकुलिया 10 तारीख से हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट आया है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, लगातार जो है पुलिस का, प्रशासन का रवैया जो है एक तरफा चल रहा है और आम जनमानस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानबूझ को टारगेट किया जा रहा है। कभी नाबालिग बच्चों को उठा के ले आया जा रहा है चौकी थाने में, जिनका उत्पीड़न हो रहा है कांग्रेस के वर्कर का, उन्हीं पर दबाव डाला जा रहा है, उन पे उल्टे मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बाद कल ये प्रकाष्ठा हुई कि एक कांग्रेस के वर्कर का घर तोड़ दिया गया। उनकी एब्सेंस में, जब वो वहां मौजूद नहीं थे, उनकी बच्ची और उनकी पत्नी ने जब उसके लिए विरोध किया तो कितने दुख की बात है कि पुरुष पुलिस के द्वारा, मेरे पास वीडियो भी रखी हुई है जिसमें महिला को डंडे के बल पर उसके ऊपर के जो शरीर है उस पर धक्का दिया जा रहा है।
ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से अवमानना है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा कि लोकतंत्र हरिद्वार ग्रामीण में बचा है। किसके इशारे पर किया जा रहा है? मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। और अगली खबर आपको हम उत्तरकाशी से दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इन दिनों एक अहम खबर सामने आई है। यमुना घाटी के मुराल्टू व राड़ी घाटी क्षेत्र में बुरांश खिल रहे हैं और चैत्र मास की फूलदेई में फूलों ने पहाड़ों को बुरांश के फूलों ने आच्छादित कर दिया है। जानकार बताते हैं कि बुरांश का जूस ऊर्जा का संचार करता है और कोरोना काल में इस जूस को इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। उत्तरकाशी के जंगलों में बुरांश चैत्र मास में झकापोस खिले हैं और पहाड़ों का सौंदर्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। का जो पुष्प है ये हमारे जो राज्य का है, एक तो ये राज्य पुष्प है हमारा। और ये इस समय में ये जो मार्च और फरवरी लास्ट और मार्च का जो महीना होता है, इस महीने में ये जो खिलता है तो पूरे जो लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बांज और बुरांस के जो जहाँ जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर बुरांस का ये जो पुष्प खिलता है, इससे ये जो हमारी प्रकृति है, ऐसा लगता है कि इन फरवरी के अंतिम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति ने रक्त वर्ण का कोई जो है वस्त्र धारण कर लिया है और ये प्रकृति के चारों ओर अपना जो है अपनी सुंदरता की एक अपने जो छवि है उसको बिखेरती है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके बाद वो रुड़की के परान कलियर पहुंचे और साहब की दरगाह पर चादरपोशी की और देश में चैन व अमन के लिए दुआ मांगी है। इसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया हो, लेकिन उनके कदम अब डगमगाने वाले नहीं हैं। वो 2024 में हरिद्वार लोकसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनके प्रतिद्वंदी हरीश रावत ही क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के बाद वो हरिद्वार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक ऐसे मंदिर का निर्माण भी कराएंगे जिसमें दलित समाज के लोग आसानी से मंदिर में प्रवेश कर सकें। देखिए, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से एक मुद्दा जो है काफ़ी उछला हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। तो मैं कांग्रेस में उपाध्यक्ष था प्रदेश। मैंने मांग की थी चुनाव के समय कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है निर्माण होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर। तो उसको जो है बीजेपी ने मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री तक ने जो है उसमें आवाज़ उठाने का काम किया कि ये कांग्रेस जो है तुष्टि करने की राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने भी इससे पल्ला झाड़ने का काम किया। जो है जब ये इलेक्शन का समय था उस समय जो है ये काफ़ी जो है चर्चित रहा है विषय। जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो अब कांग्रेस ने मेरे सर पे ठीकरा फोड़ने का काम किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से जो है हम चुनाव हार गए। जो है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात गलत है कहना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से आप चुनाव हार गए। तो सबको पता है मुसलमान कांग्रेस का वोटर है जो है। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस भी मुसलमानों का जो है इस्तेमाल कर रही है। खबर दिनेशपुर से, जहां हरिचांद गुरुचंद मंदिर में हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में महावारुणी व हरिचांद गुरुचांद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हरिद्वार गुरुचांद भक्तों के द्वारा मंदिर स्थित तालाब में बड़े भक्तिभाव के साथ में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और इस दौरान क्षेत्र के श्रद्धालुओं के अलावा पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों के लोग दिनेशपुर पहुंचे हुए हैं। और उक्त मंदिर का मान्यता है कि वहां पर वारुणी की तिथि पर सच्चे मन के साथ में जो भी मनुष्य अपनी मुराद मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको बता दें कि उक्त तालाब में 7 समुद्र का पानी लाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में तालाब में मिलाया जाता है। और तिथि लगने के अनुसार उक्त तालाब में लोग इतना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और इस बार लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और इसे कामना सागर के नाम से भी जाना जाता है। महाराज के कृपा से यहाँ पे द्वितीय ओराकांदी धाम बन गया। तो आज के दिन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचांद ठाकुर का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में वारुणी गंगा स्नान होता है कामना सागर में। तो पूरा भारतवर्ष या बहिर्विश्व पूरे विश्व में ये वारुणी स्नान चल रहा है और ये मंदिर में पूरा
भारतवर्ष से भक्त आए हैं। यहाँ पे जो डुबकी लगाता है, मन्नत करता है, उसका मन्नत पूरा होता है। 210वां हरिचांद गुरुचांद जी का जन्मोत्सव हमारे द्वितीय ओड़ाखंडी धाम दिनेशपुर में आयोजित इस महावारुणी 3 दिवसीय भंडारा, सभी को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ श्रद्धालु जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ इस महावारुणी उत्सव का। ये भव्य और 2 साल बाद ये जो कोरोना के बाद जो ये उत्सव आयोजित किया गया है, श्रद्धालु का उत्साह देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से उत्सव को मनाया जा रहा है और खुशी खुशी महावारुणी उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सीएम धामी से मुलाकात की, तो वहीं यमुनोत्री धाम से जुड़ी पार्किंग, पेयजल जैसी समस्याओं से अवगत कराया। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मांग पत्र दिया और 4 धाम यात्रा से जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था। 4 धाम यात्रा चलने से कई परिवारों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री ने मांग पत्र लेकर समस्याओं का निस्तारण लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जनपद के धनारी पट्टी के बक्सारी के शीर्ष पर मां नागनी देवी के मंदिर में आज वारुणी पर्व के मौके पर हजारों की संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया है। समुद्र तल से 8707 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय के दर्शन के साथ साथ मां नागनी देवी के दर्शन होते हैं। हर साल वारुणी पर्व के समय यात्री यहां पहुंचते हैं और चिलमुड़ गांव, ढुंगाल गांव, बक्सारी, फोल्ड, चकोन की कुलदेवी मां नागनी देवी हैं। गांव के स्थानीय युवाओं के द्वारा सभी के लिए जलपान, फलाहार की व्यवस्था की जाती है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ मॉडल, देश की पहचान। न्याय योजनाओं से खुशहाल हो रहा किसान। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 31 मार्च को राज्य के लाखों किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को महत्वपूर्ण सौगात दे रही है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 31 मार्च को 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख की राशि का अंतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने विगत 2 वर्षों में किसान परिवारों के खाते में 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि जमा की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हो। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर इस वर्ष गोधन न्याय योजना के तहत 2,11,000 पशुपालकों को 226 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो हमन हा गौठान में ले जाथन और गोबर ला 2 रुपए किलो में बेचथन, जेकर से मोला 40,000 मिली से। एक लिए मैं यहाँ सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 38 लाख 592 रुपए की द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जा रहा है। हमारे भूपेश भाई हर की योजना निकाली से जेमा अपन युवा साथी किसान भाई मन ला अच्छा आमदनी मुनाफा मिले है। एकर से और भूपेश भाई ला गड़ा गड़ा बधाई। भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं के छत्तीसगढ़ मॉडल के मूल में ये दृढ़ निश्चय है कि किसानों, भूमिहीन मजदूरों और गोबर संग्राहकों की जेब में नकद राशि जाए। सरकार बनने के बाद से अब तक हमने 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे इन सभी के हाथों में दी है। यही छत्तीसगढ़ का सफल मॉडल है। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की है। तो वहीं मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से मौखिक तौर पर पूछा है कि अभी क्या सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई नई एसओपी जारी की है। 1 अप्रैल तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अंतिम सुनवाई 1 अप्रैल की तिथि नियत की है। कोर्ट को बताया कि जो 4th वेव है वो भारत के 7 राज्यों में आ चुका है और उसके बारे में टीवी में न्यूज़ टेलीकास्ट हुई है और हर न्यूज़पेपर में दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें एक अलर्ट इशू कर रखा है पूरे स्टेट्स को। तो हमारे स्टेट ऑफ उत्तराखंड की क्या तैयारियां हैं उसके बारे में कोर्ट ने अभी स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके अलावा स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने सिर्फ एक लिस्ट दी, उसमें भी ये एडमिट कर रहे हैं कि 1538 डॉक्टरों की कमी है, 1238 नर्सिंग स्टाफ की कमी है, 824 एएनएम की कमी है। सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। तो मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट करी थी कि क्या कहते हैं आप इस चीज़ की को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। खबर लालकुआं से, जहां पर रेल संरक्षण आयुक्त पूर्वोत्तर परिमंडल मोहम्मद लतीफ खान ने मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत के साथ में 30 मार्च 2022 को इज्जत नगर मंडल के नव विद्युतीकरण रामपुर लालकुआं रेलखंड का विशेष निरीक्षण ट्रेन द्वारा गहन निरीक्षण किया और इस दौरान रेल संरक्षण आयुक्त ने लालकुआं से रामपुर तक स्पेशल ट्रेन से गति परीक्षण भी किया। निरीक्षण स्पेशल लालकुआं से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी में 55 मिनट में रामपुर पहुंची, टैंकर पहुंची और परीक्षण के दौरान निरीक्षण गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। विद्युतीकरण का कार्य सितंबर 2021 में शुरू किया गया था और 75 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये जो रेलखंड है वो रामपुर से लेकर लालकुआं तक का है और इसका अभी जो भी इसमें इंस्पेक्शन किया है सीआरएस महोदय ने, वो विद्युतीकरण से संबंधित है। अभी तक उन्होंने सारी अलग अलग जगह पे जो है स्टेशनों पे, लेवल क्रॉसिंग पे और भी जो हमारे छोटे छोटे इंस्टॉलेशंस होते हैं, गैंग वगैरह, सब जो विद्युतीकरण से जो भी संबंधित है उसका जो है उन्होंने निरीक्षण किया है। और अब जो हम लोग जब वापस उसमें यहाँ से लेकर लालकुआं से लेकर रामपुर तक स्पीड ट्रायल करेंगे। पर्यटक नगरी रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन अब देशी व विदेशी फूलों से महकेगा। हालांकि चौबटिया गार्डन सेब उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहां पर देशी व विदेशी फूलों की खुशबू पर्यटकों को आकर्षित करेगी। चौबटिया उद्यान का ब्रिटिश काल से ही गौरवशाली इतिहास रहा है। लाखों की संख्या में साल भर यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं और आपको बता दें कि रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे अब चौबटिया गार्डन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। उद्यान अधीक्षक डॉक्टर बीके गुप्ता ने बताया कि उद्यान निदेशक डॉक्टर हरमंदर सिंह बवेजा के अथक प्रयासों से उद्यान के एक हिस्से में पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक अलग से पुष्प वाटिका बनाई जा रही है। ये लगभग आधे एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में नई पुष्प वाटिका बनाई गई है, जिससे कि पर्यटकों को यहाँ आकर्षित किया जा सके। इसमें ट्यूलिप की 10 वैरायटियाँ हैं, हाइसेंथस है, कॉलियस है और इसके साथ फिर यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं, एनिमोज है, लिलीज के सारे ग्रुप हैं और लिलियम है, एशियाटिक लिलियम है। तो उनका आकर्षित करने का मुख्य मकसद ये है कि यहाँ से प्रसन्न होकर के और यहाँ की अलौकिक छटा का आनंद लेकर यहाँ जाएं।